नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन ट्राइब टीवी के इस खास पेशकश में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस यानी इंटरनेशनल इंडिजिनस पीपल डे। 9 अगस्त की तारीख है और इस तारीख को पूरी दुनिया आदिवासियों के लिए समर्पित इस दिन को मनाती है। भारत में आदिवासियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और आदिवासियों में की तादाद जितनी ज़्यादा है उनमें विभेद भी, उनमें भिन्नताएं भी उतनी ही ज़्यादा है। बहरहाल हम आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए, विश्व आदिवासी दिवस के मुद्दे पर बात करने के लिए 3 मेहमानों को आज हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ जो 3 खास मेहमान हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं, फिर विषयों में जाते हैं कि आखिर हम आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन बात करें तो किस मुद्दे की। पूरी दुनिया जिस मुद्दे की बात कर रहा है, पूरा देश जिस मुद्दे की बात कर रहा है और पूरी मणिपुर जिस मुद्दे को लेकर जल रहा है, ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसी कई चुनौतियां हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि खामोशी कहीं ना कहीं उस जख्म को गहराता है, बढ़ाता है। हमारे साथ हैं, शुरुआत उस तरफ से करते हैं, विश्वनाथ तिर्की जी, जो भेल में इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इनका, लेकिन सोशली काफ़ी एक्टिव रहे अपने नौकरी के दरमियान भी, और जब नौकरी से निवृत्त हुए, सेवानिवृत्त हुए, तो इसके बाद भी वो एक्टिव रहे अपने सोशल वर्कों में। राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा से जुड़े हुए हैं। उनके बगल में है दयामनी बारला जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, आंदोलनकारी है, हर कोई इनके बारे में जानता है। और उनके ठीक बगल में है प्रभाकर तिर्की जी, जो झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन इससे भी बड़ी इनकी पहचान है कि ये झारखंड आंदोलनकारी हैं और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। यानी झारखंड को गढ़ने में, झारखंड राज्य को बनाने में, इनकी मांग में इनकी बड़ी ही सक्रिय और अहम भूमिका रही है। तो तीनों का स्वागत करते हैं ट्राइब टीवी के इस खास पेशकश में, इस शो में, जिसमें हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप सबों का स्वागत है ट्राइब टीवी में। यूँ तो दशकों हो गए आदिवासी दिवस मनाते मनाते, अब तो उस तारीख पर पहुंचना भी, उस तारीख को याद करना भी बेईमानी सी होगी, क्योंकि जैसे हम 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी में झंडा फहराते हैं, या झारखंड राज्य स्थापना दिवस में एक सेलिब्रेशन होता है, विश्व आदिवासी दिवस भी एक ऐसी ही तारीख है आदिवासियों के लिए, स्पेशली जब यूएनओ में यह डिक्लेयर किया गया कि आदिवासियों के लिए एक दिन समर्पित किया जाए। जब वो तारीख तय हुई थी, वो तारीख मुकर्रर की गई थी, उस वक्त आदिवासियों को एक उम्मीद जगी थी कि शायद उनके स्टेटस में, उनकी पहचान में, उनके संघर्ष को एक ताकत मिलेगी। आज कहाँ आप इस देश के आदिवासियों को पाते हैं, विश्व के आदिवासियों को किस मुकाम पर पाते हैं? देवनी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आदिवासी दिवस के इस अवसर पर, जब हम लोग पूरे विश्व में आदिवासी होने का एक तरफ से हम लोग गर्व महसूस करते हैं और हम लोग इसको आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। और आज हम लोग ट्राइब टीवी के साथ अपना विचार भी साझा करने के लिए ट्राइब टीवी ने आमंत्रित किया है, तो पहले मैं ट्राइब टीवी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से आपने ये बात कहा कि दशकों हो गए कि आदिवासी दिवस को जिस तरह से डिक्लेयर किया गया, और झारखंड के आदिवासी और पूरे विश्व के आदिवासी हम लोग आज के दिन को याद करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। लेकिन सच इसके पीछे भी जब हम लोग जाते हैं, जब आदिवासियों के जीवन की तरफ हम लोग जाते हैं, आदिवासियों के उनके जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे जंगल का सवाल हो, ज़मीन का सवाल हो, या तो उनके भाषा और संस्कृति का सवाल हो, या उनके पहचान का सवाल हो, और उनके झारखंड की बात करेंगे तो जब हम CNT एक्ट की बात करते हैं, SPT एक्ट की बात करते हैं, और 5वीं अनुसूची की बात हम करते हैं, और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी जनजीवन को देखते हैं, और आदिवासी जितने भी यहाँ पर झारखंड में जिस तरह से हम लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि मिनरल रिच स्टेट के नाम पर, लेकिन उसके पीछे जो आदिवासियों का जो दर्द छिपा हुआ है, और आदिवासी अपने
अस्तित्व को बचाने के लिए, जंगल ज़मीन को बचाने के लिए और अपना जो संवैधानिक अधिकार मिला है, चाहे वो CNT एक्ट की बात करेंगे, SPT एक्ट की बात करेंगे, या तो हम 5वीं अनुसूची के तहत जो मिला हुआ अधिकार की बात करेंगे, या तो हम कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल के बिल्कुल, तहत जो देखिए, मानकी मुंडा के बात अधिकारों हम की बात करेंगे। लगता है कि आज हम अरे हाथ से तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं। मैं इसीलिए मैंने ये जानना चाहा कि तब से लेकर अब तक क्या बदला। हर साल हम ये सवाल उठा सकते हैं, हर साल इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं, लेकिन क्या साल दर साल इसमें कोई समाधान निकल करके आ रहा है, कोई सुधार दिख रही है? विश्वनाथ जी। सबसे पहले तो ट्राइब टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और आज जैसा कि आदिवासी दिवस है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये घोषित है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये महसूस किया कि दुनिया भर के आदिवासियों की जो हालत है अच्छी नहीं है, ताकि इनको भी मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, और इन्हीं सोच के साथ में आदिवासी दिवस वहाँ घोषित किया गया ताकि इसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आज जहाँ तक भारत देश की बात है, आज़ादी के बाद से आज तक हमारे पुरखे जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़े, और उसके पश्चात बहुत सारे संवैधानिक अधिकार अंग्रेज़ शासनकाल में भी हमको मिले और भारत आज़ाद होने के बाद भी हमको मिले। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हम आदिवासियों की हालत दिन प्रतिदिन बहुत दयनीय और बहुत शोषित अवस्था में है। जैसे कि अभी मणिपुर की घटना है, या मध्य प्रदेश में जो घटना घटी, या और राज्य में भी जो घटना घट रही है, जो हाईलाइट नहीं भी हो रहे हैं, वैसे भी बहुत सारी घटनाएं अभी सारी जगहों पे चल रही है। तो आदिवासियों के प्रति जो बाहरी लोगों की जो दृष्टि है वो भी एक कारण है। और दूसरी बात है कि हमारे जहाँ हम निवास करते हैं, जल जंगल ज़मीन हमारे पास है, और सबसे ज़्यादा खनिज संपदा अगर देखा जाए तो हमारी ही क्षेत्र में है, और हमारे आदिवासियों की हालत उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। बिल्कुल संक्षेप में चाहेंगे। प्रभाकर जी, आपको लगता है कि जब इतने संघर्ष हो रहे हैं, सदियों से हो रहे हैं, हम बाबा तिलका मांझी के वक्त से जो 350 साल पुराने संघर्ष हैं आदिवासियों के, क्या बदला? क्योंकि हम आज भी संघर्ष देख रहे हैं, आज भी टकराव देख रहे हैं। आज अगर संघर्ष की बात करें तो संघर्ष इसलिए है कि जो आदिवासियों के विकास के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के जितने भी दावे किए गए, उन दावों पर अमल नहीं किया गया। भारत का संविधान बना 73 साल हो गए। भारत के संविधान के अंदर कई प्रावधान डाले गए, बार बार चर्चाएं होती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम खुश होते थे जब UN ने डिक्लेयर किया था पूरी दुनिया में आदिवासियों के मौलिक अधिकार को जब डिक्लेयर किया, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा हुई, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अब आदिवासियों के बारे में लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये उल्टा दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ UN डिक्लेरेशन है आदिवासियों के बारे में, उसी तरफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी है जो पूरी दुनिया के स्तर पर है, जो विकास को लेकर जो एक पॉलिसी बनी है, पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है। ये UN डिक्लेरेशन जो आदिवासियों के अधिकार हैं उनसे पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसीलिए हमारा मामला आज भी वहीं पड़ा हुआ है। अब तो हम ग्लोबल दुनिया में चले गए हैं, और ग्लोबल दुनिया में आदिवासियों की कोई नहीं सुनता। संविधान में जितनी भी बातें रखी गई हैं, उन बातों पर कोई अमल नहीं करना चाहता, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो। इसीलिए जो परिस्थिति पिछले 100-150 सालों में बनी हुई थी, जिसके लिए इतने सारे संघर्ष हुए, बाबा तिलका मांझी, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलग राज्य भी बन गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज भी स्थिति वैसी की तैसी है। इसीलिए संघर्ष भी जारी है, बल्कि कई मायनों में हम ये कहेंगे कि स्थिति और भी बदतर हुई है। जो कॉलोनियल स्टेट बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से चल रही है, और पूरी दुनिया अपना पूंजी विस्तार
के रास्ते में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। झारखंड में कई जगहों पर क्लैश हुए हैं इस चीज़ को लेके। खूंटी में जो पत्थलगड़ी का आंदोलन हुआ, ये पूंजी विस्तार का मामला था जिसको लेकर क्लैश हुआ आदिवासियों के साथ में। अभी जो घटनाएं घटी कई स्टेट में घटनाएं, मणिपुर में जो घटना, वो पूंजी विस्तार का मामला है। तो ये ग्लोबल पॉलिसी का बहुत बड़ा प्रभाव आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा अधिकार और दूसरी तरफ विकास की नई नीतियों के कारण से हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। इसीलिए हम आज खुश नहीं हैं। देखिए प्रभाकर जी, मेरा जैसे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की चर्चा में मैं ये सुन रहा हूँ कि इस बार आप लोग जश्न नहीं मना रहे हैं। आदिवासी समूह आदिवासी दिवस पर नृत्य नहीं कर रहा है, गा नहीं रहा है, गुनगुना नहीं रहा है। हाँ, अपने मुद्दों की बात ज़रूर कर रहा है। क्या देखते हैं कि ये परिस्थितियाँ अब इस मुकाम पर बदल गई कि आप जश्न मनाने से भी दूर होते जा रहे हैं? एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ कि हम खुश नहीं हैं। हम खुश हुए थे उस समय जब यूएन डिक्लेरेशन हुआ था आदिवासियों को लेकर पूरी दुनिया में। हमें लगा था कि अब कुछ परिवर्तन आएगा, समय के साथ साथ हमें अपना अधिकार मिलेगा, जंगलों पर हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा, ज़मीनों पर हमारा सुरक्षित रहेगा अधिकार, हमारी पहचान की रक्षा होगी, हमारी भाषाओं की रक्षा होगी। और यूएन डिक्लेरेशन में कई चीज़ों को बहुत डिटेल किया गया है, तो हम लोगों को बड़ी खुशी थी। लेकिन उसके उलट इस देश में कभी भी आदिवासियों के जंगल पर कोई चर्चा नहीं होती, आदिवासियों के ज़मीन की रक्षा पर कोई चर्चा नहीं होती, आदिवासियों की पहचान के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होती। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज मणिपुर मुद्दे को आप लोगों ने बहुत आंदोलन किया है, हाल के दिनों में मानव श्रृंखला बनाई, और मणिपुर को झारखंड से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, और इसमें आपको क्या धुआं नज़र आ रहा है? जो कुछ भी मणिपुर में हुआ और हो रहा है, ये भारत के संविधान का ही एक मैं कहना चाहूँगी कि हत्या है। भारत के लोकतंत्र की हत्या हुई है। और मणिपुर को जिस तरह से जलाया गया, वो जला नहीं है, जलाया गया। और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रभाकर जी ने कहा, ये पूंजी विस्तार का सवाल है। तो ये मैं इसको इस रूप में मैं भी देखती हूँ कि एक देश में सांप्रदायिकता के ताकत पर, जातीय हिंसा के ताकत पर, और ये मानवता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके जो भी सरकारें अभी केंद्र में हैं, वो चाहती है कि देश के सत्ता और संसाधन पर हम कब्जा करेंगे, और देश के सत्ता और संसाधन पर कब्जा करके जो हमारा एजेंडा है, उनका एजेंडा है, उस एजेंडा को वो फुलफिल करना चाहती है। और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब मणिपुर ये जलना शुरू हुआ, हिंसा शुरू हुआ, वो 3 मई से शुरू हुआ, और 3 मई के बाद अभी भी जल रहा है। और आज भी देश का जो प्रधानमंत्री हैं और देश का जो गृह मंत्री हैं, आज भी मणिपुर पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, और साथ में जो महिलाओं के साथ जो बर्बरता का जो व्यवहार किया गया, ये निश्चित रूप से ये मणिपुर की सिर्फ 2 महिलाओं के साथ नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश की जो आधी आबादी है, 140 करोड़ कि जो मानव अधिकार का हनन तो हुआ ही है, लेकिन उसकी जो आधी आबादी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उनके अधिकार का हनन हुआ है। और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए देश में जिस भी मंत्री को ठहराया गया है, जिस तरह से महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, अभी तक भी उस पर एक शब्द नहीं बोल रही है। तो ये पूरे देश को हिलाने वाली बात है, और पूरा देश इससे क्षुब्ध है, आक्रोशित है। और ये मणिपुर की हिंसा के बाद सारे पूरा गांव से लेके शहर, पूरे देश में आक्रोश है, आदिवासी दुखित है, दलित दुखित हैं। और इसीलिए 9 अगस्त को भी, और 9 अगस्त को मैंने उस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच गान से आदिवासी अपने को दूर रख रहे हैं। विश्वनाथ जी, इसे आप जातीय संघर्ष देखते हैं, या आर्थिक संसाधनों पर कब्जे का संघर्ष देखते हैं, या राजनीतिक साजिश तो थोड़ी बहुत होगी ही शायद? नहीं, मेरे नज़र से तो एक पूरा संसाधन की लूट के लिए
संसाधन के लूट के लिए ही ये संघर्ष को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर के जैसे भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखेंगे आप तो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ संसाधन हैं वहाँ आदिवासियों का निवास स्थल है, और जहाँ जिसके साथ मैती समुदाय जो कहते हैं जिसको, जो वो मैदानी इलाकों में रहते हैं, वहाँ नहीं है। ये लोग 10% हिस्से में रहते हैं और 90% हिस्सा जो है जंगल पहाड़ों में है, जहाँ की खनिज संपदा भरी हुई है। तो उसको नज़र में रखते हुए हमको लगता है कि सरकार में बैठे और उसके जितने भी लोग कॉरपोरेट सेक्टर है, ये संसाधन पे ही नज़र है। मैं इसके अतिरिक्त मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि भारत देश है जिसमें आदिवासियों की संख्या, जनजातियों की संख्या करीब 7.5% है, लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कभी नहीं माना कि हमारे देश में आदिवासी हैं। ये बात हमको गौर करने वाली है, क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र में आज तक ये कबूल नहीं किया, ये बताया नहीं कि भारत देश में आदिवासी हैं। मतलब आदिवासियों की जो हमारी नागरिकता है उसको भी ये लोग अस्वीकार करते हैं। तो ऐसी हालत में हमको जो संयुक्त राष्ट्र से जो सुरक्षा, जो कानून के तहत जो सुरक्षा मिलने चाहिए, वो सुरक्षा से हमको वंचित किया जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत, इसमें भी बहुत बड़ा साजिश है कि हम मतलब, आदिवासियों को ये माना जा सकता है कि एक बड़ा तबका 7.5% जो बता रहे हैं विश्वनाथ जी, एक बड़ा तबका इस वक्त गहरी साजिश का शिकार है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद समझते हैं कि क्या इन चुनौतियों से आदिवासी समाज लड़ पाएगा, खड़ा रह पाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी, और ट्राइब टीवी के इस खास पेशकश में आप आदिवासी के मुद्दों पर बात करने के लिए मेहमानों से रूबरू हैं। इस बार 2023 के इंटरनेशनल डे यानी वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे को लेकर जो थीम रखी गई है वह है इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंजेस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये हर साल कुछ ऐसे ही थीम रखे जाते हैं ताकि उस पर साल भर काम किया जा सके। ये यूनो का थीम है। बहरहाल इस वक्त चुनौती यूथ के साथ ही है। वो सिर्फ आदिवासी समुदाय में ही नहीं बल्कि हर तबके में यूथ के अपने अपने संघर्ष हैं। दयामनी जी, युवाओं के अपने संघर्ष हैं और युवा पीढ़ी को जो जिस तरह से तैयार हो रही है, मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका आदिवासियों का इस वक्त संघर्ष और आंदोलन में ही एंगेज्ड है, यानी उसकी भविष्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है, चाहे वो मणिपुर ही क्यों ना हो। एक मतलब जहाँ तक का यूथ का सवाल है, और आपने जो कहा कि पूरे तरह से पूरे देश को हम लोग देखेंगे तो यूथ सही मायने में आज विशेष करके मैं जो मेरी समझ बनी है, जो अनुभव है इस देश का राजनीति से, इस देश की जो देश में जो परिघटना घट रही हैं 2014 के बाद हम पूरे देश के यूथ को हम देख रहे हैं, तो सही मायने में जिस तरह से देश की राजनीति उठापटक चल रही है और ये जो ग्लोबल पूंजी बाजार जिस तरह से पूरे देश के संसाधन और सत्ता में अपना कब्जा जमाना चाह रही है, तो पूरे देश को जातीय हिंसा में, जातियों और धर्म में वो बांटने का काम कर रही है। और आधे बेरोजगारी में लड़ रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, और आधे धर्म बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो मैं उसी बात को कहने जा रही हूँ कि जिस तरह से आज की तारीख में पूरे देश में आप देखेंगे तो बेरोजगारों का एक फौज है, और दूसरे तरफ पर आप जितने भी रोजगार के अवसर थे वो रोजगार के अवसर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहे हैं। वो पीपी मोड में आज की तारीख में तमाम चीज़ों का निजीकरण हो जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में ये देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, युवाओं को अपने जो उनका जो अपना लक्ष्य है, रोजगार की तलाश, अपने को तैयार करना, इस देश का जो मेन पावर के रूप में हमारा जो यूथ है, उस यूथ को मैंने अपने रास्ते से
डाइवर्ट करने के लिए देश की जो राजनीतिक उठापटक है उसमें भी उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एनआरसी के समय भी हमारे यूथ आए और उसके साथ ही जितने भी घटना इस देश में घट रही हैं जाति हिंसा के नाम पर, तब भी हम यूथ सामने आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस देश की सरकार भी नहीं चाहती है कि यूथ जो बेरोजगार है उनको रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए और उनके जो एजुकेशन को लेके हमको पूरे व्यवस्था सरकार को करना चाहिए था, मेन पावर को मजबूत करना चाहिए था। और यूथ के लिए मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं लेकिन उनके लिए जो तकनीकी शिक्षा है उसको मजबूत करना चाहिए था और उसके साथ ही उनका जो हेल्थ के का भी केयर करना चाहिए था। आपने इसके लिए कोई आपने पॉलिसी नहीं बनाई यूथ के लिए, ना तो आपके पास रोजगार के लिए कोई पॉलिसी है, ना तो यूथ के लिए कोई आपने एजुकेशन बढ़िया पॉलिसी बनाई है। आप यहाँ पर स्वरोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन यूथ के लिए आपने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाया। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि हमारा यूथ कमजोर है। यूथ देश में जो भी घट रही है, जो भी साजिश है उसको समझती है और इसीलिए कि वो दिल्ली से लेके पूरे देश के यूथ समाज को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आंदोलन में कूद पड़ते हैं। प्रभाकर जी, ट्राइबल यूथ में कोई प्रोग्रेसिव बातें नहीं होती है, ये एक बड़ी कमी मैं ट्राइबल ग्रुप्स में देखता हूँ। प्रोग्रेसिव बातें नहीं होती है। जब भी बात होती है तो या तो अपनी संस्कृति बचाओ, अपनी सभ्यता बचाओ, या तो फिर समाज बचाओ। लेकिन समाज बचेगा कैसे जब तक आप यूथ को प्रोग्रेसिव नहीं बनाएंगे, एजुकेशन पर फोकस नहीं होगा। देखिए, एक कॉन्सेप्चुअल बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैं बार बार ग्लोबल परिस्थिति की बात करता हूँ और स्थानीय। यहाँ दोनों बातें हैं, यूथ है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आत्मनिर्णय का अधिकार। तो आत्मनिर्णय का अधिकार सीधे सीधे स्वशासन से जुड़ता है और हम जिस स्वशासन की बात कर रहे हैं, जिस पर हमारे संविधान में अधिकार लिखा है, जिस पर हमको अधिकार दिया गया है, स्वशासन का अधिकार, आज तक ज़मीन पर उतरा नहीं है। उसी से जुड़ता है। स्वशासन का मतलब है कि हम अपने से खुद निर्णय लें, आत्मनिर्णय का अधिकार हमारे पास, हम खुद निर्णय लें हमारा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा। जब हम ये नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चला जाता है। हम ना यूथ को दे पाएंगे कुछ, ना किसी को, किसानों को कुछ दे पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों में नियंत्रण नहीं होगा। तो आज की परिस्थिति यही है कि आज यूथ के साथ एक बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एजुकेशन के नाम पे हम टेक्निकल एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन एक इंजीनियर के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। वो 30,000 की नौकरी, उसको 30,000 की नौकरी में ठग दिया गया है। प्राइवेट इंडस्ट्री में, प्राइवेट ये में जाके एक इंजीनियर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है, मजबूरी में बेरोजगारी से थोड़ा सा निजात मिले, उसके लिए वो 30,000 की भी नौकरी, ये एक्सप्लॉयटेशन है, बड़ा एक्सप्लॉयटेशन, कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को उस सीन में ले जाके और वहाँ पे उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। जबकि एक मजदूर भी रोज़ कमाता है तो 20 से 25,000 रुपया महीने में कमा लेता है। तो एक मजदूर के लेवल में इंजीनियर और डॉक्टर को भी उस लेवल में लेके खड़ा कर दिया गया है। इसीलिए हम अपने सुशासन की बात करते हैं कि जब हमारा सुशासन होगा तो हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे। हमारे पास संसाधन है, मालिक है जमीन के, हम उत्पाद के मालिक है, हमारे पास जंगल है, जंगलों के उत्पाद है। नहीं बनी तो इसलिए ही तो दूसरे शासन को आपके यस, इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि उस पर हम लोगों को जोर देने की ज़रूरत है कि स्वशासन में हमारे संसाधनों पर हमारा नियंत्रण होगा और उसमें जो रोज़गार के लिए जो पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी से हमारे लोगों का सर्वाइवल होगा। आज तो सर्वाइवल की स्थिति में नहीं है। फाइट हमारे तो होनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, लेकिन फाइट हो रही है आपकी सभ्यता की बात के लिए, परंपरा के लिए। विश्वनाथ जी, आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। जहाँ तक आदिवासियों का मामला है तो आदिवासी निश्चित रूप से सभ्यता संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। तो आदिवासियों को लगता है कि हम अगर ग्लोबलाइज में अगर चले जाते हैं और कहीं मुख्य धारा के साथ चले जाते हैं तो हम अपनी अस्मिता को शायद, संस्कृति को शायद हम भूल सकते हैं। हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो उनसे दूर हो सकते हैं।
और इसीलिए हमें अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासियत को बचाने के लिए हमारी संस्कृति भी ज़रूरत है। और जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है। दरअसल बात यह है कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट मतलब संसाधन को कैसे हम डेवलप करें, विकास करें आगे, इसका जो निर्णय होता है वो हम आदिवासियों के हाथ में नहीं है। वो गैर आदिवासी लोग इसका प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन लोगों का जो नज़रिया है, सोच है, अलग है। और हमारा आदिवासियत के तहत में अगर हम स्वयं इसका जैसे प्रभाकर जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं जब हमारे पास इतने संसाधन हैं, तो इसको हम अगर इसका प्लानिंग किया जाए, इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए यहाँ के संसाधन को, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति भी हम लोग लड़कों के लिए रोज़गार उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन ये अधिकार अभी तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये हम लोग को इसी की लड़ाई अभी हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं, ये बातें, ये चीज़ें लड़ाई की नहीं है, ये बातें, ये चीज़ें तैयार करने की है, खड़ी करने की है। अभी तक कोई ट्राइबल ऐसा कंपनी नहीं खड़ा हो सका जो माइनिंग कर सके। कोई ऐसी ट्राइबल पर्सन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी हो पाई कि वो कोई बड़ा उद्योग स्थापित कर सके। दयामनी जी, जमीन की लड़ाई बड़ी होती है, आप लोग जमीन बचाने के लिए लड़ते निश्चित हैं। रूप से झारखंड अलग राज्य बनने के पहले भी हम लोगों को लग रहा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो यहाँ के यूथों को रोजगार देने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, महिलाओं को भी रोजगार देने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, ताकि महिलाओं का पलायन रुकेगा, यूथ का पलायन रुकेगा। और ये हम लोग पहले से ही ये बात करते थे, चर्चा होती थी। और मुझको अच्छी तरह याद है कि जब उस समय डोमिसाइल की चर्चा हो रही थी। डोमिसाइल का मतलब हम लोगों का जो अपना परिभाषा में था कि जब जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, नदी और पहाड़ हमारा है, तमाम जल संसाधन हमारा है, तो जब हमारा मिनरल्स है, हमारा जमीन है, तो हमारा विकास, जब आप मिनरल्स केवल निकालते हैं तो इस राज्य में स्वशासन की बात है कि हम अपना मिनरल्स के साथ, अपना ज़मीन के साथ, हम उसके साथ हम विकास का रास्ता हम तय करेंगे। उसको किस तरह का से हम कितना दोहन करेंगे, हम एग्रीकल्चर लाइन को किस तरह से मतलब उसको विकसित करेंगे, किस तरह से सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, किस तरह से यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस को हम स्थापित करेंगे। और यहाँ के जो हम ग्राम सभा की बात करते हैं और यहाँ पर जिस तरह से मतलब माइनर मिनरल्स है, उस पर हमारा मालिकाना हक के साथ किस तरह से हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से हम यहाँ का वनोपज है उसका मैनेजमेंट हम अपने हाथ में लेंगे, ये पॉलिसी हमारे हाथ में आनी चाहिए। ये राज बनने के पहले भी हम लोग का सपना था और राज बनने के बाद अभी भी हम लोग वही बात बोल रहे हैं जिसको बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि धरातल में नहीं उतरा। दुर्भाग्य की बात है कि ये 5th शेड्यूल का और 6th शेड्यूल के क्षेत्र में आप पेशा की बात होती है, लेकिन पेशा कानून का नियमावली 24-25 साल में भी नहीं बना। अगर 25 साल में केंद्र सरकार जिनकी भी थी, जो भी उसमें आए, ये नियमावली बना देते और गांव के लोगों को उनका स्वशासन व्यवस्था के तहत कि ये आपको चलाना है, आपको ये अधिकार दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज बेरोजगारी का जो दर है वो बेरोजगारी का दर नहीं होता। और जो पलायन की बात होती तो हम अपना संसाधन छोड़ के, अपना सारा यहाँ का मैनेजमेंट छोड़ के हम क्यों बाहर जाते, क्यों हमारी महिलाएं बाहर पलायन करती, क्यों हमारे बच्चे बाहर जाते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बात स्वशासन की हो रही है, अब निर्भरता की हो रही है। देश में एक बड़ा कानून पर बदलाव की चर्चा हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस पर आदिवासियों की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश के लोग, पूरे देश के आदिवासी लोग नहीं, आदिवासी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आदिवासी दिवस के इस खास कार्यक्रम को, और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तीनों अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग सेक्टर से हैं। दामिनी बारला जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विश्वनाथ भगत जी हैं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। प्रभाकर तिर्की जी हैं, जो झारखंड आंदोलनकारी हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे अब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान
आचार संहिता इस देश में आदिवासी क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? दयामणि जी, आपसे शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध आदिवासी इसलिए कर रहा है कि जहां भारत देश की बात करेंगे और भारत देश के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है 1 नेशन 1 लॉ चलेगा, लेकिन भारत के हम संविधान को ही हम लोग देखेंगे तो भारत के संविधान में हर जाति, हर वर्ग, हर मजहब के लिए भारत के संविधान ने उनके जो सामाजिक की परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं, जिसको कस्टमरी लॉ के रूप में हम लोग जानते हैं, चाहे वो जिस भी समाज की बात करेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सबके लिए भारत के संविधान ने अलग अलग व्यवस्था करके रखा है। और जब भारत का संविधान का जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल हम लोग हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम लोग उच्चारण करते हैं और हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग। तो ये हम भारत के लोग, जो विविधता में एकता, यही भारत की आत्मा है। और भारत में जब हमारा विविधता में एकता की बात करते हैं तब हम आदिवासियों का भी अपना इतिहास है और अपना हमारा संवैधानिक राइट्स है। चाहे भारत के संविधान की बात करेंगे या तो हम अपना जो परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जंगल ज़मीन पर अपना परंपरागत व्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने CNT एक्ट, SPT एक्ट की बात तभी भी चर्चा में लाई। और उसके साथ ही जब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में ही आपका 32 आदिवासी समुदाय हैं और 32 आदिवासी समुदाय का अपनी तो क्या भाषा आप है, लोगों को अपनी खतरा लगता है संस्कृति कि है। UCC से ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप बस सबके लिए एक विवाह का एक आप नियम लाएंगे, जमीन संपत्ति का जो अपना जो वारिस होगा उसके लिए आप एक नियम बनाएंगे और एक धर्म मानने वाले होंगे। तो हम तो विविधता में एकता की बात करते हैं। आदिवासी समाज में हमारा अपना परंपरागत व्यवस्था के तहत में हमारा जमीन का अधिकार हमारा एक वंश के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो आप इन तमाम चीज़ों को UCC से आप ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपका क्या तर्क है विश्वनाथ जी? जिस तरह भारत सरकार ने ये UCC पे विचार कर रही है कानून बनाकर इसको अमल में लाने के लिए, तो पहली बात तो भारत में सभी एक नहीं है। भारत के जितने भी नागरिक हैं, क्या हम सभी नागरिक एक समान हैं? नहीं है। और उनमें भी हम आदिवासियों को अगर आप लेंगे तो आदिवासी हम लोग इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी लोग भारत देश में करीब 700 से अधिक हमारी जातियां हैं, आदिवासियों में भी, और सभी की अपनी अपनी सांस्कृतिक हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। घर में उनका जो रीति रिवाज है सभी तरह के, सबके अलग अलग हैं। अगर हम एक तरह से अगर बोलेंगे कि एक कानून के तहत में चले तो ये संभव नहीं, बहुत ही असंभव है। और तो एक रूपता लाने की क्यों नहीं कोशिश की जाए, चाहे वो ज़मीन से, लैंड से एक रूपता, चूँकि हमारी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। जैसे परिवार अगर देखा जाए, आदिवासियों में देखा जाए तो सरकार जहाँ तक सोच रही है कि आदिवासियों को भी, महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए, जैसे लड़कों को अधिकार दिए जाते हैं, उनके संपत्ति पे उसका अधिकार रहता है। तो हमारे आदिवासियों की ये परंपरा है कि महिलाएं जो शादी हो जाती है, जहाँ जाती है वहाँ के संपत्ति में उनका अधिकार होता है। और जो महिलाएं जिनका शादी नहीं होता है या शादी हो गया, विधवा हो गई या किसी कारणवश वो छूट गया या अकेले रह गई, तो ऐसी हालत में भी उसको मायके से उसको जीवन यापन के लिए जो संपत्ति के जो चाहिए ज़रूरत है वो उसको हिस्सा दिया जाता है। लेकिन उसको बेच नहीं सकती है, वो उनका अधिकार में रहता है ताकि वो जिंदा रह सके। तो हमारे लेकिन UCC से वो समान अधिकार, तो हमको इसमें एक परिवार में भी एक झगड़ा की स्थिति आ जाएगी उसमें।
घर घर में विद्वेष फैलेगा संपत्ति प्रॉपर्टी को लेके, तो बंटवारे को लेके। तो इस तरह से हमारा जो समाज है, हमारे जो पुरखों ने जो बनाया था, जो परंपरा जो बनाया था, उसमें सबसे पहले तो उसको ख़त्म करेगा वो, और उसमें हमारे समाज में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यूसीसी आदिवासियों को छोड़कर किसी और के लिए करे, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम है, चाहे और दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए वो करे, लेकिन आदिवासियों को यूसीसी के अंदर में ना रखा जाए। प्रभाकर जी, समान कानून से समानता बढ़ेगी, देखिए असमानता घटेगी। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। देश में जब संविधान बन रहा था, भारत के संविधान पर एक बड़ी बहस हुई थी, तो उस समय ये मामला था उसके अंदर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला। उस समय भी चर्चा हुई थी कि पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था बनाया जाए। मगर उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद हुआ ये कि कश्मीर को आर्टिकल 371 के तहत विशेष अधिकार दिए गए। 370 के तहत मेघालय को, मणिपुर को 371 के तहत विशेष अधिकार दिए गए। नॉर्थ ईस्ट को 6 शेड्यूल के विशेष अधिकार दिए गए। झारखंड और आसपास के इलाकों को 9 राज्यों को, 10 राज्यों को 5 शेड्यूल के तहत अधिकार, विशेष अधिकार है। इसके पीछे कारण था कि जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता के लिए ही लोग नहीं लड़ रहे थे अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। आप लड़ाई का ये जब देखेंगे, कोल विद्रोह हुआ उसी समय में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। वो जमीन के अस्तित्व की रक्षा के लिए, टैक्स के खिलाफ, टैक्सेशन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी कि हमारा जमीन ही सब कुछ है। हम तब जाके नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस का कॉन्सेप्ट आया था। तो आप आज़ादी के समय जब नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस के तहत इस क्षेत्र को 5 शेड्यूल में आपने डाल दिया, 6 शेड्यूल में डाल दिया, अब उसको एक जगह करना, ये तो बेईमानी होगी। ये तो कुछ लोगों का फितूर होगा कि हम इसको सामान्य कानून के तहत लाएंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता। ऐसे में तो सिविल वार हो जाएगा पूरे देश में। लेकिन 75 साल के बाद कुछ तो समरूपता लानी चाहिए। आजादी के हम डेफिनेटली लानी चाहिए। आप लोगों के समझ में समरूपता लाइए ना। अलग अलग होते हुए भी लोगों की एक समझ राष्ट्रवादी बने, राष्ट्रीयता के तहत उनका ये हो, समर्पण हो, कमिटमेंट हो देश के लिए। आप उसके विचारों में आप समानता लाइए, लेकिन आप पूरे समाज के अंदर में समानता कैसे लाओगे? समानता नहीं आ सकती है ना पूरे। अब जहाँ बता रहे हैं कि 750 जाति उपजाति पूरे देश में है, तो उसके बीच में समानता कैसे लाइएगा? समानता नहीं हो सकती। आप फॉरेस्ट कानून को 1927 को आप खत्म ला के और फॉरेस्ट राइट एक्ट को कैसे खत्म करिएगा? तो कानून भी तो बने हैं उसी अनुरूप ना, कि भाई जंगल के अंदर एक जंगल के अधिकार का कानून आदिवासियों के लिए बनाया गया है। नहीं, जैसे पेशा कानून की बात होती है, 5th शेड्यूल की बात होती है, या समता जजमेंट की बात होती है, CNTS-PT की बात होती है, इतनी सारी पेचीदगियां, आपको लगता नहीं कि चीज़ों को और पेचीदगी बना रहा है? नहीं, सामान्य तो कहीं से गुंजाइश ही नहीं है। आपने पूरे देश के लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए ही इस तरीके से व्यवस्था बनाई है ना। मेरा कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था में आदिवासी क्यों नहीं एडजस्ट कर सकता? यही तो बात है ना। आप उसके इतिहास हम उसको आपको जानना पड़ेगा कि आदिवासी, देखिए देखिए, आपको फिर लंबे बहस में जाना पड़ेगा कि आदिवासी क्यों कहा गया इस देश में लोगों को। क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, तभी तो उनको आदिवासी बोला गया। आदिवासी को डिफाइन किया गया, कुछ कहना चाह रही हैं। आदिवासी को डिफाइन किया गया है पूरे देश के अंदर में अलग तरीके से कि ये विशिष्ट जाति समुदाय है। इनकी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने जीने का तौर तरीका, अपना टेरिटरी, अपना ज्योग्राफिकल एरिया, सबको ध्यान में रख के उस पर्टिकुलर ये को अलग किया गया पूरे देश के अंदर में विशेष रूप से। तो आप उसको प्लेन से कैसे कंपेयर कीजिएगा? प्लेन में जो पॉलिसी बनेगी वो ज्योग्राफिकल, जहां पहाड़ों से भरा हुआ, जंगलों से भरा हुआ, वो पॉलिसी वहां फिट नहीं होगा ना। जयमनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं। पॉलिसी की बात है कि आप प्लेन की पॉलिसी को फिट नहीं कर सकते हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया में, इसीलिए विशेष ये बनाया गया। जहाँ तक समानता की बात कर रहे हैं, या तो महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, ये कौन नहीं चाहता है सशक्त होना? सबसे बड़ा सवाल है।
हम महिलाएं आदिवासी समाज से हैं, मैं भी सशक्त होना चाहती हूँ। मेरे पूरे झारखंड की जो महिलाएं हैं, पूरे देश की आदिवासी दलित महिलाएं हैं और जितने भी मतलब किसान परिवार से जो महिलाएं हैं, सब कोई सशक्त होना चाहती हैं। और सशक्त होने के लिए ही हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग ये जानते हैं कि सत्ता और संसाधन में आप महिलाओं को अधिकार दीजिए। आप लोकसभा में कितना 500 कितना 45 सीट है, आधी आबादी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए ना। आपको यूसीसी के तहत महिलाओं को आरक्षण देने की बात और महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी। आप राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कीजिए ना, महिला ऐसे सशक्त हो जाएंगी। कौन कहता है कि महिला सशक्त नहीं होंगी? और केंद्र में आपको पैतृक संपत्ति में बेटियों को अधिकार मिले, इसका आप समर्थन नहीं करेंगे? पैतृक संपत्ति कितनी, एक टुकड़ा संपत्ति, जब झारखंड के साथ पूरा धरोहर ही हमारा है, पूरा धरोहर हमारा है और पूरा धरोहर ही हमारा है, तो हम पिता के संपत्ति पर ही क्यों अधिकार मांगेंगे? अगर आप पिता के संपत्ति पर आप अधिकार देने की बात करते हैं, और दूसरे तरफ से मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ, मैं यूसीसी की बात होती है तो हमेशा लगातार ये बात को मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आदिवासी महिलाओं को ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार की बात क्यों उठती है? दूसरे समुदाय के महिलाओं को अपने माने पैतृक संपत्ति में अधिकार अगर मिलता है तो जैसे मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहने के लिए मजबूर हैं। जैसे आपका हिंदू एक्ट के तहत में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है, लेकिन संपत्ति लेके महिलाएं जाती हैं ससुराल, ठीक है, लेकिन उनको दहेज के नाम से क्यों जलाया जाता है? क्यों उनको प्रताड़ित किया जाता है? क्यों दहेज के नाम पर और पैसा लाने के लिए, टीबी तो बीए तो वो लाने के लिए और धन लाने के लिए महिला को घर से निकाला जाता है? और आदिवासी समाज का सर्वेक्षण करके देख लीजिए कि हम संपत्ति लेके नहीं जाते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं। अगर हमारा प्रॉपर्टी की बात करता है आदिवासी समाज में, तो हमारा पिता के संपत्ति में हम भी जीते हैं, हमारा भाई भी जीता है। जहां पर बेचने का सवाल है तो वो बेचने और खरीदने वाली संपत्ति नहीं है, इसके अपवाद है, हम लोग उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन जहां प्रॉपर्टी की बात होती है, महिलाओं को हमारे पिता की संपत्ति में हम लोग को जीने खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए और उनको संरक्षण करने के लिए, और अगले पीढ़ी को हम उसको यथावत हम दें, इसके लिए हम हमारे पास अधिकार है, उस अधिकार का हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो समझते हैं कि आदिवासी समाज क्या अंतर्कलह के दौर से गुजर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं, ये सुनते हैं कि आदिवासी समाज दुनिया के तमाम हिस्सों में बाहरी दबाव से या बाहरी हस्तक्षेप से जूझ रहा है, बाहरी चुनौतियों से लड़ रहा है। लेकिन क्या यह समाज अपने अंदर के अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से नहीं गुजर रहा? समझते हैं कुछ तो होगी बात ऐसी जो इनसे कही ना जाए और हम इनसे सुनना चाहेंगे। आदिवासी समाज एक अंदरूनी कलह के दौर से भी गुजर रहा है। वो हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, व हो सकता है कि उसके अंदर कुछ अपने स्वार्थ छुपे हों। विश्वनाथ जी, आपने एक सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि आज हमारा जो आदिवासी समाज है एक चौमुही मतलब चौतरफा एक ऐसे सीमान में हम पहुंच चुके हैं जहां से हम कहाँ जाएं ये मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया की चकाचौंध है एक तरफ, दूसरी ओर अपना सांस्कृतिक सभ्यता है, और तीसरा हमारे समाज, हमारा जो धरोहर, हमारा जो संसाधन है उसको किस तरह से दोहन किया जा रहा है। तो हमारे खासकर जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो गांव देहात से आते हैं पढ़ ले, उनका ये कामना रहता है कि ये भाई हम नौकरी करें। और अभी तक हमारे आदिवासियों में ये जो सोच है वो विकास नहीं किया है कि हम अपने संसाधन को किस तरह से विकसित करें। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि अब पढ़ लिख जाने के बाद में, अच्छी जगह पे आ जाने के बाद में, आर्थिक स्थिति मजबूत अगर हो गई है, धार्मिक आधार पर भेद किया जा रहा है या भेद करने की बातें की जा रही है कि जो धर्मांतरित
आदिवासी हैं उनको उन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए या कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया जाए? नहीं, जहाँ तक इस विषय पर हमारे संविधान में स्पष्ट है कि जो भी हमारा संविधान में स्पष्ट है, लेकिन हम समाज में को ये मानते हैं। स्पष्ट नहीं है। नहीं, समाज में इसे लेकर के हमारे अलग-अलग समाज के भ्रांतियां ये हैं। आवाज़ उठ रही है। जैसे अभी डिलिस्टिंग की बात है, बहुत जगह पे आवाज़ उठ रही है कि धर्म के आधार पे हमको आरक्षण का ये किया जाए। लेकिन धर्म क्या है? एक आस्था है, विश्वास है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि हमारे पिताजी लोग 5 भाई थे। 5 भाई थे जिसमें सबसे बड़े पिताजी, उससे छोटे पिताजी, फिर मेरे पिताजी, 3 भाई हम लोग पुराने धर्म अपने सरना पे भी हैं। और एक बड़े पिताजी हैं और दो पिताजी लोग, ये लोग कन्वर्ट कर गए, धर्म परिवर्तन कर गए। तो हम ये सवाल जानना चाहते थे कि वो धर्म परिवर्तित कर गए तो क्या हमारा जो संपत्ति है, तो संपत्ति से क्या उसको हम वंचित कर दें, या हक अधिकार जो हमारे हैं वो हक अधिकार क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? हम मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। और अभी हम लोग सभी चाहे कन्वर्ट हो गए हैं, चाहे हम लोग नहीं कन्वर्ट हैं, इसके बावजूद भी धार्मिक आस्था विश्वास से अपनी जगह पे है। लेकिन जहाँ तक संपत्ति की बात है, संसाधन की बात है, रहन सहन की बात है, हम लोग एक साथ हम लोग रहते हैं, एक साथ सभी चीज़ का हम लोग शेयर करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा अधिकार है। तो इसलिए धर्म का नाम पे हम लोगों को जो विभाजित करने की जो बात चल रही है, हमको इस पे एक साजिश की, षड्यंत्र का बू आती है, ताकि ये आदिवासी जो है धर्म के नाम पे आपस में उलझे रहे और हमारे संसाधनों का दोहन कोई और करते रहे। प्रभाकर जी, आप चूंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। आपको नहीं लगता कि आदिवासी जोड़ो यात्रा आपको शुरू करनी चाहिए झारखंड में? निश्चित तौर पर ये तो उसको जरूरी नहीं कि हम उसको यात्रा का ही टर्म देके शुरू करें, अभियान भी हो सकता है। लेकिन हमारा अभियान चल रहा है जी, और हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि जो दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है वो नाकामयाब हो जाएं। हम आज भी मान के चलते हैं कि हमारा आदिवासी समाज एकजुट है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों से ये कोशिश चल रही है कि समाज को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन आज भी वो लोग नहीं सफल हुए हैं जिन लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पे। तो इसीलिए हम ये नहीं मानते कि हमारा समाज टूटा हुआ है। हाँ, जब जब कोशिश होगी तब तक हम लोग एक साथ मिलके उसका सामना करेंगे, ये हम लोग उसके लिए कमिटेड हैं और हम लोग इसी की कोशिश करते हैं। कहीं पे लगता है कि हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ भड़काया जाए, हम खुद वहाँ पे चले जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, लोग मान लेते हैं। और आदिवासी समाज बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाज है, विशेषकर झारखंड का समाज, इतना हम मानते हैं। वो हर परिस्थितियों को समझते हैं, हर परिस्थितियों को जानते हैं और इसीलिए उनके पास निर्णय लेने की क्षमता भी है। आप इलेक्शन पॉलिटिकली देखिए ना, पूरा का पूरा बीजेपी कुनबा धर्म का इस्तेमाल करके, सारा कुछ इस्तेमाल करके सत्ता पे तो आया था, लेकिन एक राउंड में सत्ता से उखड़ भी गया। ये इंटेलेक्ट है झारखंड के लोगों का। उन्होंने जवाब दे दिया कि झारखंड में धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली है। देवमणि जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं संसाधन है, यानी सुविधा है, संसाधन है। जो पुराने धर्मों पे टिके हुए हैं, यानी सरना धर्म में जो टिके हुए हैं, उनका कहना है कि जिन्होंने धर्मांतरण किया वो उनके संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, आगे बढ़ने के मौके या अवसर छीन रहे हैं। एक ये तो मेरा मानना है कि जो सवाल कर रहे हैं कि जो सरना धर्म पर आस्था रखने वाले लोग वो संसाधन का उपभोग करते हैं और दूसरे जैसे कि ईसाई धर्म को जो स्वीकार किए हैं वो लोग हमारा आरक्षण का ये लूट रहे हैं। मैं इस बात को मैंने स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि ये बात हमारे सरना समुदाय के आदिवासी अपने विवेक से, स्वविवेक से ये लोग कहते हैं, मैं नहीं मानती हूँ। इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज को धर्म के नाम से बांटने वाली जो आदिवासी विरोधी ताकतें हैं, वो ताकतें यहाँ पर कहीं ना कहीं वो
हमारे आदिवासी समाज में इस तरह का बीज बोने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर हम पूरे इतिहास को देखेंगे तो सिद्धू कान्हू से लेके अभी कोयलकारों का लड़ाई से लेके आपका नेतरहाट फायरिंग रेंज के खिलाफ का लड़ाई, जहां पर आपका हजारों हजार गांव बचाने का है, जहां पर आपका मैंने 25-26 हजार हेक्टेयर जमीन बचाने का सवाल है, नदी पहाड़ को बचाने का सवाल है, वहां पर हम कभी सरना ये है, ये हिंदू है और ये क्रिश्चियन है, इसमें बांट के हम लोगों ने कभी लड़ाई नहीं लड़ा। और ये जाति और धर्म से ऊपर, मजहब से ऊपर उठ के ही कोयलकारों की लड़ाई, जहां पर 256 गांव को बचाने का लड़ाई लड़े, जीता, और जहां पर 245 गांव को बचाने का लड़ाई आपका नेतरहाट क्षेत्र में, जहां पर केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने लड़ा, वो लड़ाई हम लोगों ने जीते हैं। पूरे झारखंड का ये इतिहास है। और इस ताकत को कि जाति और धर्म के ऊपर हम सिर्फ आदिवासी हैं, इस ताकत के साथ हम लोग खड़ा होकर अपना संसाधन और अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए आदिवासी समाज को तोड़ने वाली शक्ति अब धर्म के नाम पर ये बीज बो के हमारे बीच में वो हमको डाइवर्ट करना चाहती है। मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए कि हम समाज में परंपरा के रूप में, हम भाषाई के रूप में, खान पान के रूप में, एक ही खेत में हम जो हल चलाते हैं, एक ही खेत में रोपते हैं, एक ही नदी नाला में हम लोग से पानी लेते हैं, एक ही चूहा और एक ही डाड़ी में हम नहाते हैं, वहीं का पानी हम आज एक साथ यूज करते हैं। एक बड़ा चुनौती है इस वक्त, इसे आप अपने समाज के लिए चुनौती मान सकते हैं, यानी आदिवासी समाज के लिए चुनौती मान सकते हैं। भारत में कई हिस्सों में कई जातियां खुद को आदिवासी मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष लड़ रहे हैं। आप मणिपुर में भी इसके पीछे एक बड़ा तर्क, एक बड़ा लॉजिक यह भी है। ये सबसे बड़ा सवाल है मुझको लगता है। इसमें भी मुझको लगता है कि जो आदिवासी समुदाय और जो दलित समुदाय है, या तो यहाँ जो जिसको हम लोग मूलवासी की बात करते हैं, उनको ओबीसी की बात करते हैं, हमारे बीच में जो जाति और धर्म के नाम पर यहाँ पर भी बू आती है कि कहीं ना कहीं आप हमको फोड़ने का बीज बो रहे हैं। इसलिए कि एक तरफ से अगर देश के आदिवासियों का जो अस्तित्व की बात करेंगे, उनका शैक्षणिक स्थिति की बात करेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। हम पूरे देश में 11 करोड़ 12 करोड़ आदिवासी हैं, ठीक है, और हमारा जो क्षेत्र में, जो गांव के क्षेत्र की जो आप आदिवासी समाज का एजुकेशन का जो स्थिति है, आपका ओनली 41 है, ठीक है। आप पुरुषों का एजुकेशन का रेशियो प्रतिशत है, अब 61 है। आप हेल्थ की बात करेंगे तो पूरी दयनीय स्थिति में है। आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं कि देश में हेल्थ सिस्टम सही हो। आप ये देश में बात नहीं करना चाहते हैं कि हमारे रूरल जो एजुकेशन रेशियो जो इतना निम्न है, उसको आप हाईटेक कीजिए। कौन नहीं विकास होना चाहता है? और यहाँ पर हमारा जंगल और जमीन लूटने के लिए कई पॉलिसियां यहाँ पर थोपी जा रही हैं। आप यहाँ पर जंगल और जमीन बचाने की बात ही नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो पिछले बार हम 2009 की बात करेंगे तो 26.3 थे झारखंड में, ठीक है। 2011 आते आते हम लोग 26.2 हो गए, 1% घट गए। क्यों आप नहीं लड़ना चाहते हैं कि यहाँ से जो माइग्रेशन हो रहा है, उस माइग्रेशन को रोका जाए? जब आप इन तमाम जो आदिवासी समाज जो फेस कर रहा है, उन मुद्दों के ऊपर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए आप चिंतित नहीं रहते हैं, और आप कहीं आदिवासी बनना चाहते हैं। जब एक तरफ देश का तमाम संसाधन कारपोरेट हाथ में चला जा रहा है, अब यहाँ का नौकरियां खत्म हो रही है, तब आदिवासी बनने का जो चढ़ा है, ठीक है, संविधान में आपको राइट्स है आंदोलन करने का, लेकिन आपको यह भी चिंता करना है कि जब यहाँ की नौकरियां खत्म हो गई, तब आप कौन सा आरक्षण की बात करते हैं? पहला जंगल और जमीन बचाने के लिए आदिवासी समाज के साथ आप साथ में खड़ा होइए, उसके बाद आदिवासी बनने के लिए हर कोई आपको गले लगाएगा। प्रभाकर जी, हर कोई आदिवासी बनना चाहता है। लगता है कि आदिवासियों की हालात इतनी अच्छी हो गई कि लोग सब उस गाड़ी में सवार होना चाहते हैं। नहीं, देखिए, इसके पीछे भी कहानी वही है। आदिवासी बनने की मंशा नहीं है, आदिवासियों के संसाधन पर नियंत्रण की मंशा है। मणिपुर की घटना सीधे खुल के सामने आ गई है कि वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिनरल्स हैं,
उस मिनरल्स पर अभी कंट्रोल चाहिए, सरकार को चाहिए, मल्टीनेशनल को चाहिए। अब उस मिनरल पर कंट्रोल है कुकी समुदाय का, क्योंकि वो आदिवासी हैं, पहाड़ों में रहते हैं। अब कुकी समुदाय को कमजोर करना है तो उनको जातीय ये में भड़का दीजिए। वो जब कमजोर होंगे तो उनके ऊपर हमारा ये होगा। और जब मैती की जो डिमांड है आदिवासी बनने की, मैती जब आदिवासी बनेगा तो ये इस मनसा के साथ आदिवासी बनना चाह रहा है कि हम भी उस जमीन के मालिक बनेंगे, और जिस दिन मालिक बनेंगे उस दिन मिनरल का ट्रांसफर हम अपने तरीके से करें। मनसा यहाँ पर है। झारखंड भी इस वक्त एक बड़ी आबादी, ये भी उसी तरह की साजिश है। देखिए, इसको जो फोर्सेस हैं, जिन लोग की लड़ाई नियंत्रण की लड़ाई है, वो जब तक जाति समुदायों को कमज़ोर नहीं करेंगे तो उनका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हम उसको उसी रूप में देखते हैं कि आपस में जातीय लड़ाई लड़वा के इनको कमज़ोर करो और उसके बाद उस पर हमला करो। क्या हर स्टेट में यही बात है। विश्वनाथ जी, एक आखिरी सवाल, क्या इससे झारखंड में भी परिस्थितियां बिगड़ेगी? निश्चित तौर पे अगर यहाँ भी बिगड़ चुकी है, अगर देखा जाए तो यहाँ फिजिकली झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मानसिक तौर पे तो हम पहले के एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं, खड़े हो ही गए हैं मानसिक तौर पे हम, और अपने अपने जगह पे अपनी बात बोल रहे हैं। लेकिन जैसे प्रभाकर जी ने कहा कि ये प्योरली राजनीतिक है, संसाधन में कैसे नियंत्रण किया जाए उसका सवाल है। और यहाँ पे जिन लोगों इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, साजिश की बू आती है इसमें, कॉरपोरेट सेक्टर की भी है। तो यही सब हालात की वजह से यहाँ पे जो स्थिति पैदा की गई थी, क्योंकि मणिपुर की स्थिति तो बाद में आई, उसके पहले ही झारखंड में इस तरह का जो माहौल तैयार किया गया था वो इतना विषैला मतलब नकारात्मक माहौल तैयार किया गया था, उससे भी यहाँ लगता था कि कहीं यहाँ पर भी आपस में कहीं हिंसा ना हो जाए। लेकिन चूंकि हम लोग ने बहुत समझदारी से काम किया और उस स्टेज में हम लोग नहीं आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आदिवासी के मुद्दों पर, आदिवासी दिवस की तारीख पर हम लोगों ने ये इन सब मुद्दों पर चर्चा की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइब टीवी में आने के लिए। धन्यवाद। तो आदिवासियों के समक्ष जितनी चुनौतियां हैं, तकरीबन पिछले साल भी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां अब बदली है कि अब आदिवासी बनने की होड़ में, आदिवासी यानी जनजातीय स्टेटस की, एसटी स्टेटस की डिमांड में अब संघर्ष हो रहे हैं। खूनी संघर्ष में यह तब्दील हो गई है। आदिवासियों की हालात कैसी थी, तब थी, अब थी, यह सब पता ही है, पता ही चल जाता है। लेकिन तब ऐसे खूनी संघर्ष नहीं हो रहे थे जो अब हो रहे हैं। यह इस साल के विश्व आदिवासी दिवस की एक बड़ी बदलाव के रूप में हम देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी खास बातों को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।